बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए। संक्रमण श्रेणी से जो संक्रमण जो आपका तत्व है, डी ब्लॉक के जो तत्व है बच्चों, इससे बाहर आने वाले एक भी क्वेश्चन नहीं है। जितने भी क्वेश्चन सब इसी में से आएंगे, एकदम फिक्स यही से आएंगे और कहीं से भी एक भी क्वेश्चन आने वाले नहीं है। अरे बच्चों, अगर आप लोग इन पांचों क्वेश्चन को हल कर दिए तो समझ लीजिए कि आप इस चैप्टर के जो भी 2-4 नंबर आने वाले हैं एकदम क्लियर है, आपको आ ही जाएगा। चले तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा है? संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। ठीक है, क्या बोल रहा है? संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। तो बच्चों, आप सभी लोगों को बताया गया है 4 श्रेणी का नाम बताया गया है ना? कितने श्रेणी का नाम? 4 श्रेणी का। तो बच्चों, आपको बताया गया है कि आवर्त 4 ना, आवर्त 4 को हम क्या कहते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी। क्या? प्रथम संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। सबको पता है ये बात? प्रथम संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसे 3D श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, ये बात बताया गया आपको बच्चों। और 3D श्रेणी में जो एलिमेंट है वो कहां से कहां तक है? 21 से लेकर 30 तक। तो बच्चों, सीधी बात है कि इसमें से जो आपका 4D श्रेणी का तत्व होगा कहां से होगा? 30 से ऊपर वाला होगा, है ना? 30 से ऊपर वाला। श्योर हो गई है बात? इस बात से आपको संतुष्टि हो रही है कि जो 4D श्रेणी बोला है ना, 4D श्रेणी का तत्व है, तो 3D श्रेणी आपका कहाँ है? 21 से लेकर 30 तक। तो इसका तात्पर्य बच्चों क्या हुआ? इसका तात्पर्य क्या हुआ प्यारे बच्चों? कि जो आपका 4D श्रेणी का तत्व होगा वो परमाणु क्रमांक 30 से अधिक होगा, है ना? श्योर है? अब दूसरा वाला देखते हैं। आवर्त 4 को आप लोगों ने, आवर्त 5 को आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों। आवर्त 5 को क्या पढ़ा है? द्वितीय संक्रमण श्रेणी। क्या? द्वितीय संक्रमण श्रेणी पढ़े हैं? द्वितीय संक्रमण श्रेणी को प्यारे बच्चों हम किस श्रेणी के नाम से जानते हैं? 4D श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 4D श्रेणी के नाम से जानते हैं। कोई डाउट है इसमें आपको? कोई कंफ्यूजन है बच्चों? एकदम आराम से समझिए, आप एकदम लगा देंगे। आप बच्चों पढ़े हैं क्या? जो आपका 4D श्रेणी है यानी द्वितीयक श्रेणी है वो कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है बाबू? द्वितीयक श्रेणी कहां से कहां तक है? सोच लीजिए, कहां से कहां तक? इसको आप लोगों ने पढ़ा है कि ये 39 से 48 तक है ना? 39 से लेकर 48 तक। तो बच्चों पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा है क्या? संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है, तो इसमें से कौन सा होगा 4D में प्यारे बच्चों? बता दीजिए जरा, कौन होगा? कौन जवाब होगा इसका? आपका सही जवाब है क्या? 47। ओके, आपको समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये इस चैप्टर का जो ये 5 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप 5 नहीं समझेंगे, आपके बोर्ड के पेपर में एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। समझ रहे हो? एकदम 100% ये क्वेश्चन आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, एक बात को ध्यान रखना। ठीक है बच्चों? अब बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या कर रहा है आपसे? निम्नलिखित में अनुचुंबकीय यौगिक है। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय यौगिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा डिफाइन करते हैं। निम्नलिखित में कह रहा है अनुचुंबकीय यौगिक है। अनुचुंबकीय यौगिक क्या होता है प्यारे बच्चों? आप लोग इसके पीछे वाले में पढ़े हैं ना?
कि अनुचुंबकीय यौगिक क्या है। अनुचुंबकीय यौगिक किसे कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में अनुचुंबकीय यौगिक है, कौन होगा। सुनिएगा, अनुचुंबकीय यौगिक कौन होगा, जिसके डी ब्लॉक में जाने के बाद, यानी डी ब्लॉक में जब पहुंचते हैं, अगर जो कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन आधा भरा है तो वह क्या होगा, अनुचुंबकीय का गुण प्रदर्शित करेगा। अगर पूर्ण रूप से युग्मित है तो बच्चों वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय का गुण प्रदर्शित करेगा। इतनी बात समझ में आया आपको। यदि वह कक्षक आधा भरा है तो वह किसके गुण को प्रदर्शित करेगा, अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा। अगर वह पूर्ण रूप से डी ब्लॉक भरा हुआ है तो वह बच्चों क्या करेगा, प्रतिचुंबकीय का गुण प्रदर्शित करेगा। इस चीज को आपने लिखा है, क्या लिखे हैं, डी ब्लॉक में ठीक ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कक्षक में या ऊर्जा स्तर में लिख लीजिए, ऊर्जा स्तर में, ठीक है ना, ध्यान समझते रहे। डी ब्लॉक, ठीक है, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान लें, ऊर्जा स्तर में क्या होगी, आधी भरी हो, आधी भरी हो तो क्या होगा, वो अनुचुंबकीय, क्या होगा, अनुचुंबकीय, क्या होगा, अनुचुंबकीय ना। अगर यही पूर्ण रूप से युग्मित हो, तब पूर्ण युग्मित हो बच्चों तो क्या होगा, पूर्ण युग्मित होगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। यस या नो में जवाब। मैंने आपको लिखा डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो ऊर्जा स्तर उसमें होते हैं डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में कितने ऊर्जा स्तर है बाबू, 5 कट हुआ है। कैसे, देखो यह आपका डी ब्लॉक, इसमें 5 कक्षक हैं, 1 2 3 5, है ना। पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, हुंड जी ने बताया आपको बच्चों। पहले क्या करेंगे, कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन को भर लेंगे। ये चर्चा किसने की, हुंड नामक वैज्ञानिक ने इस बात की चर्चा की बच्चों कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से हर कक्षा में, हर ऊर्जा स्तर में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, पुनः हम क्या करते हैं बच्चों, युग्मित करते हैं। आप अभी लिखे हो ऊर्जा स्तर में आधी भरे हो, इलेक्ट्रॉन जो आधी भर गया, आधा भरने का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। लिखा है अगर पूर्ण युग्मित हो गया तो क्या हो जाएगा। तो ये बच्चों आप इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में अनुचुंबकीय यौगिक है, ठीक है, ध्यान दो। कॉपर जो होता है बाबू, इसके आखिरी में जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो टोटल इसमें 10 भर जाते हैं। लास्ट में कॉपर का जब करेंगे Cu का तो क्या होता है 4s1 3d10, हाँ या नो, यस या नो। कॉपर में 4s1 3d10 होता है। तो इस तरीके से ये पूरा भर गया। जब ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर जाते हैं तो बच्चों उनको हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय नहीं कहेंगे, प्रतिचुंबकीय। क्या कहेंगे, तो इस तरीके से बाबू जानते हैं, इसमें भी भर जाएगा, मतलब यह भी आपका क्या है, अनुचुंबकीय का गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है। यह भी भर जाएगा, यह भी आपका क्या करेगा, अनुचुंबकीय का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। जिंक भी भर जाएगा, यह भी अनुचुंबकीय का गुण प्रदर्शित
नहीं करेगा। अब जो बचा है वही करेगा, सीधी बात। क्लियर है? बचा कौन? FeSO। कौन बच गया? FeSO4। क्या बच्चों ये बात दोनों समझ में आई आपको? क्लियर हो गया? यस। देखिए हमने कहा Cu है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी पिछले वीडियो में बच्चों समझाया गया है कि ये कॉपर और क्रोमियम दोनों अपवाद होते हैं, राइट है। इसमें 4s1 और 3d10 हो जाता है, ठीक है। तो 10 मतलब डी ब्लॉक पूरी तरीके से भरा हुआ है, और जिसमें, ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, हर कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? वो प्रति चुंबकी के गुण को प्रदर्शित करेगा। और आपसे क्या पूछ रहा है? अनुचुंबकी कौन हो जाएगा? FeSO। राइट बच्चों, आप एकदम आराम से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे, ये इसको भी नोट कर। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकी आयन कौन सा नहीं है? ध्यान से, कंट्रोल। लिखा है निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकी आयन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों पहले हमें यह समझ लेना है कि अनुचुंबकी आयन कौन होता है, फिर जवाब देना है कौन नहीं होगा ना। तो आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि जब इसमें क्या होगा, समझिएगा, ये जो कक्षक है, ये जो कक्षक बने हुए हैं बाबू ना, अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की, ये कौन सा कक्षक है? डी ब्लॉक। कौन सा है? अगर इसमें बाबू इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक एक भरे हुआ है, एक एक ऐसे भरा हुआ है, तो ये तो अनुचुंबकी है ही, ठीक। दूसरी बात, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्मित हो रहा है तो ये पहले क्या होगा? लौह चुंबकी। क्लियर हो रहा है? अब जैसे जैसे इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, अनुचुंबकी का गुण क्या होता है? कम होता जाता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें से कम करते जाएंगे, अनुचुंबकी का गुण बढ़ता जाता है। ये आपने लिखा भी है, ठीक है। तो अगर जब ये पूर्ण रूप से युग्मित हो जाता है तो अनुचुंबकी खत्म। अब कौन सा गुण आ गया? प्रतिचुंबकी। क्लियर है? तो आपसे इस क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकी आयन कौन सा नहीं है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकी आयन कौन सा नहीं है? देखिए अगर हम Na का करेंगे, Na का यानी कि 28, क्या होगा? 28। इसका मतलब है कि ये वाली कक्षा और ये वाली कक्षा रिक्त होगी, अयुग्मित होगी, होगी ना अयुग्मित। तो बच्चों बताओ ये अनुचुंबकी है कि नहीं है? यानी यह अनुचुंबकी है, ये पूछ क्या रहा है? नहीं है, यानी ये जवाब आपका नहीं होगा। क्लियर? ये वाला जवाब आपका क्या होगा? गलत होगा। अब आगे चलें। अब इसको देखें, ये क्या है? Zn। Zn का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है? तो जब 30 होता है तो यानी डी में 10 होगा, ठीक है। जिंक के लिए डी में क्या होगा? 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपका ये सभी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बोलो ये युग्मित है पूरा? पूरा युग्मित है बाबू। जब पूरा युग्मित है तो इसका मतलब हो गया कि जो क्या होता है? पूर्ण रूप से भरा होता है, पूर्ण रूप से युग्मित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकी। और ये बोल रहा है निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकी आयन कौन सा नहीं है। राइट बच्चों? तो इसमें से आपका जवाब कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा प्यारे? कौन जवाब होगा? पहला वाला जवाब आपका क्या है? सही है। जब हमको ये मिल गया सही है तो आगे बढ़ने की जरूरत है? बस खत्म। राइट? क्लियर हो रहा है बात? एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई डाउट होगा तो बोलेगा, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है आपको इसी तरह करते रहना है और कुछ नहीं करना है इसमें, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से एकदम समझो। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? संक्रमण धातु, क्या? संक्रमण धातु जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था, संक्रमण धातु जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है। क्लियर है? आप इसके पिछले वाले वीडियो में प्यारे स्टूडेंट्स पढ़े हैं क्या कि कौन परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था को बताता है, यानी कि डी ब्लॉक के क्या परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या, आपने इसके पिछले वाले वीडियो में बच्चों पढ़ा है, ठीक है ना? तो हमको बस इतना ही जानना है कि कौन ऐसा है जो क्या करेगा, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है। क्लियर है बाबू? आपने पढ़ा है Fe, V और Ti, इस सब में आपने पढ़ा है कि ये सब क्या है, इसमें भी 2 3 होता है, इसमें भी 2 3 हो जाता है, फेरस में +2 और +3 होता है, लेकिन जिंक का बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, +2 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लियर है? कह रहा है ना परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। ये इसका 2 होता है, 2 ही रहता है, 3 और 4 नहीं हो पाता। ठीक, इसलिए यह आपका जवाब क्या होगा, सही होगा। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? किसी प्रकार की कंफ्यूजन बच्चों? नो, नहीं है ना? अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं क्या, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक, लास्ट वाला क्वेश्चन बाबू एकदम फेंका हुआ क्वेश्चन है। कौन सा है? एकदम रोड पे फेंका हुआ क्वेश्चन। देखो क्या Fe है, क्या कह रहा है? Fe है। अब Fe क्या है? कह रहा है यस ब्लॉक का तत्व है, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं। क्या होगा? कह रहा है P ब्लॉक का तत्व है, जवाब क्या होगा? नहीं, है ना? कह रहा है डी ब्लॉक का तत्व है, ये सवाल का जवाब आपका है सही, परंतु कैसे? ठीक है, ये डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है मान गया, लेकिन ये कैसे है, इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये डी ब्लॉक का ही तत्व है? ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, फेरस का परमाणु क्रमांक हमें याद होना। तो फेरस का परमाणु क्रमांक कितना? 26। तो 26 का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे प्यारे बच्चों, तो आपको आएगा क्या, ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना? होगा। फिर क्या हो जाएगा, 4s2 3d6 आया। देखो ये कौन सा ब्लॉक है बाबू? डी ब्लॉक। और ये कौन सा है? तो जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, ठीक है, जिस ब्लॉक का तत्व होता है बच्चों, उसी ब्लॉक में उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। क्लियर? किसी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे ना, तो जिस ब्लॉक का वह तत्व होगा, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी ब्लॉक में क्या होगा, जा गिरेगा। कहाँ गिरेगा? जा गिरेगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है बच्चों, पी क्या है, पोटेशियम की फास्फोरस, पी पोटेशियम या फास्फोरस, पी फास्फोरस है। पी क्या है बच्चों? फास्फोरस। इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, फेरस नाम का कोई तत्व होता है कि नहीं होता है? होता है। फेरस नाम का कोई तत्व होता है या फिर आयरन होता है? बोलो, फेरस नाम का कोई तत्व होता है या फिर आयरन होता है? देखिए फेरस और आयरन दोनों एक ही हैं, समझ रहा है? तो आयरन के नाम से इसे जानते हैं, लेकिन फेरस नाम लेते जब इसे, जब आप कोई यौगिक बनाएंगे
जैसे आप लिखोगे Fe ना क्या Cl2, तो इसका नाम क्या लिखोगे? आयरन क्लोराइड। इसका नाम आप क्या लिखेंगे? फेरस क्लोराइड लिखेंगे ना, कि आयरन क्लोराइड? फेरस क्लोराइड। ठीक है, तो आयरन होता है। ठीक, बहुत अच्छा। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये Fe जो है वो क्या है? आयरन है, लेकिन इसको फेरस भी बोला जाता है। जब इसके साथ कोई एलिमेंट एग्री होता है यानी जुड़ता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? फेरस हो जाता है। समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बोल दिया, ठीक, कि एक लोग बच्चों मेरा वीडियो देख रहे थे, वो हमारे महाशय टीचर थे, गुरुजी लोग थे। ठीक, उन्होंने कहा कि फेरस नाम का कोई तत्व नहीं होता है, माना कि तत्वों की जो आवर्त सारणी है उसमें फेरस नहीं लिखा है, आयरन लिखा है। ठीक, परंतु जैसे ही हम किसी के साथ उसे ऐड करते हैं तो हम फेरस क्लोराइड क्यों बोलते हैं? जब फेरस है ही नहीं तो बोलेंगे क्यों? यस या नो? अगर फेरस है ही नहीं तो हम फेरस नाम क्यों बोलेंगे प्यारे बच्चों? इसका मतलब कि है, बस फर्क है कि सारणी में आयरन लिखा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। ओके, क्लियर हो रहा है बात? तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ा जाए, आगे चलिए। चलिए देखिए, आप जब कुछ करेंगे ना तो आपको बहुत लोग मिलेंगे भाई। ठीक है, कुछ अच्छे लोग बताने वाले रास्ता मिलेंगे, कुछ आपको और अच्छा रास्ता बताने वाले मिलेंगे। ठीक है, जरूरी है, सब बहुत जरूरी होता है। आइए प्यारे बच्चों, क्या है ये? इसका नाम क्या है? फास्फोरस। इसका नाम क्या है? फास्फोरस। वेरी गुड। जब इसका विन्यास करोगे प्यारे तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसके बाद क्या आएगा? 3p कितना? देखिए ये 10 हो गया, 10 2 12, और ये कितना हो गया? तो अगर आपसे पूछे कि पी किस ब्लॉक का तत्व है तो आपका जवाब प्यारे पी ब्लॉक होगा। समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे कि पी किस ब्लॉक का तत्व है तो जवाब आपका पी ब्लॉक का तत्व है। राइट। अगर आपसे पूछे कि फेरस है तो किस ब्लॉक का तत्व है तो जवाब आपका क्या होगा? डी ब्लॉक। क्यों होगा? रीजन बताया आपको। जिस ब्लॉक का तत्व होगा उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वह उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा बाबू उस ब्लॉक में जाएगा। राइट, तो वह उस ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा। ठीक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होगा कि किस ब्लॉक में है वो। ठीक है, वही क्या होगा? उस ब्लॉक होगा, यानी उसका ब्लॉक होगा। ये बात आपको क्लियर हुआ? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो प्यारे बच्चों आप आराम से लगा सकते हो। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सभी लोग एकदम आराम से लगाएंगे। आपका 3-4 क्लास इसका हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को प्यारे बच्चों देखने के बाद अच्छा लगे तो अपने साथियों में भी क्या किया करिए? शेयर कर दिया करिए ना। चले, नोट कर लें।